मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए। उसी के क्रम में जो हम लोग टेस्ट सीरीज अपना चलाए हुए हैं यूपी पुलिस का, उसमें आज हम लोग जीएस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, कह रहा है कि स्वर्ग का मार्ग, क्या कह रहा है कि स्वर्ग का मार्ग भारत में किस जगह पर स्थित सड़क को कहा जा रहा है। भारत में कहाँ पर सड़क बनी हुई जिसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। लद्दाख में है कि कच्छ के रण में है कि ये श्रीनगर में है कि कन्याकुमारी में है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन दूसरा, कह रहा है कच्छ का रण। कच्छ के रण में ये हम लोग को ध्यान देना है। कच्छ का रण जैसा कि हम लोग को पता है एक प्रकार से रेगिस्तान है। क्या है, सफ़ेद रेगिस्तान है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल नमक बनाए जाते हैं और एक वैसे भी एक रेगिस्तान की तरह फैला हुआ है। तो इसी के बीचों बीच में एक सड़क बनाई गई है जो देखने में कह रहे हैं कि सफ़ेद रेगिस्तान में देखने में बिल्कुल यूनिक लग रही है, एक अलग तरीके से लग रही है। तो इसीलिए इसको क्या कह रहा जा रहा है कि स्वर्ग के द्वार की उपमा दी जा रही है। हम लोगों को ध्यान देना, स्वर्ग के मार्ग बताया जा रहा है, इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोगों का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये हम लोगों को ध्यान देना है कि फौसा मैग्ना एक है डॉट डॉट। क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों हम लोगों को ध्यान देना आ जाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता क्या है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि फौसा मैग्ना डॉट एक डॉट डॉट है। क्या है, ज्वालामुखी है कि वी आकार की घाटी है कि दरार निम्न भूमि है कि दरार घाटी है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि जो फौसा मैग्ना है ये जापान में एक प्रकार की दरार निम्न भूमि है। क्या है, एक प्रकार की दरार निम्न भूमि मतलब भ्रंश घाटी मॉडल में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये क्या है, जापान की, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जापान मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। जापान में मुख्य रूप से कितने द्वीप हैं? जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो सबसे बड़ा द्वीप है यह है होंसू। क्या नाम है? होंसू। तो इसी द्वीप पर, होंसू पर यह स्थित है दरार निम्न भूमि। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो उसका जापान का दूसरा द्वीप है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसका द्वीप भी पूछा जाता है तो इसका नाम है होकैडो। क्या है? होकैडो है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और तीसरा जो है इसका नाम है क्यूसू। क्या है? क्यूसू। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये चौथा जो द्वीप है इसका नाम है सीकोकू। क्या है? सीकोकू। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके द्वीप पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हम लोग को ध्यान देना होंसू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी पर फौसा मैग्ना का एक जो निम्न दरार भूमि या भ्रंश घाटी करके है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हिंदी पत्रकार दिवस। ये पत्रकार नहीं मित्रों, पत्रकारिता होगा। क्या होगा? पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है कि 5 मार्च को मनाया जाता है कि 1 जून को मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हम लोग को याद रखना है कि 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम लोगों को जानना चाहिए कि 30 मई और 1826, क्या है, 30 मई 1826 को इसी दिन सबसे पहले जुगुल किशोर, जैसा कि हम लोग हिंदी में काफ़ी पढ़ते हैं, जुगुल किशोर शुक्ल करके नाम था, जुगुल किशोर शुक्ल करके थे। जुगुल किशोर शुक्ल जी ने सबसे पहले कलकत्ता से, कहां से? कलकत्ता से एक हिंदी का जो पत्रकार सबसे पहला हिंदी का पत्र था उदय मार्तंड। क्या है? उदय मार्तंड। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसका प्रकाशन किया था, उदय मार्तंड का प्रकाशन किया था। तो इसमें कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि सबसे पहले उदय मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था, तो हम लोग को याद रखना जुगुल किशोर जी ने इसको संपादित किया था। पहला कौन था हिंदी का पत्र, तो हम लोगों को याद रखना है उदय मार्तंड था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो कलकत्ता से किया गया था। कब किया गया था, तो 30 मई 1826 को किया गया था। ये हम लोग को याद रखना है। और इसी दिन 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये हम लोगों को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन के सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। कब घोषित किया जा सकता है? कि यदि वह सदस्य लगातार सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। यदि वह सदस्य 45 दिनों तक सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहता है, या वह 30 दिनों को अनुपस्थित रहता है तब, या यदि वह सदस्य 21 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तब। तो हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई सदस्य बिना बताए सदन की सभी सभाओं से 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष शून्य कर देता है या कर सकता है। ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
पांचवा क्या है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है हम लोगों का, निम्न में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है, मतलब कौन सा इसमें राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो हम लोगों को याद रखना है दाचीगौम, क्या है दाचीगौम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला, जैसे है पालक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। पालक वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्रा में, मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में इसी के पास में एक है पालक करके, पालक झील है, क्या है, पालक झील है, पालक लेक, उसी के पास में ये स्थित है, ये हम लोग को ध्यान देना है। बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हम लोग को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान हम लोग को याद रखना है मेघालय में है, ये नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण काफ़ी फेमस है। मेघालय में जैसा कि हम लोग को पता है 3 चोटी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी हैं, तो उसी में एक पहाड़ी है गारो, क्या है, गारो है, उसी के ऊपर ये स्थित है बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला है 4 नंबर जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जालदापाड़ा कहाँ पर है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गेंडे पाए जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोगों का कह रहा है कि एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहां पर स्थापित करने के लिए बीपीसीएल और सीआईएल ने ओएमयू मतलब समझौता साइन किया है। तो कह रहा है किसमें साइन किया है, किस एयरपोर्ट पर, तो हम लोग को याद रखना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह समझौता साइन किया गया है। कहने का मतलब है कि जो दुनिया का, भारत ही नहीं पूरे दुनिया का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एयरपोर्ट पर कहीं स्थापित किया जाएगा, तो कहां पर, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोचीन हम लोग को पता है केरल में है, कहां पर है, केरल में है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है, तो हम लोग को पता है भारत में हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, ये हम लोग को याद रखना है। और कितना है, 1877 है, कितना है, 1877 है सबसे कम लिंगानुपात। कहाँ पर है, न्यूनतम मतलब कम से कम हरियाणा में है, और अधिकतम हम लोग को पता है केरल में है। तो 1000 कितना है, 1084 लिंगानुपात केरल में है, जो कि भारत में सबसे बेस्ट है। लिंगानुपात का मतलब होता है मित्रों कि 1000 पुरुषों पर, 1000 अगर पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों की गिनती पर कितनी महिलाएं हैं। तो हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं, और केरल में जबकि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेहतरीन लिंगानुपात है, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है हम लोगों का मज्जा। कह रहा कोलेजन, कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मददगार होता है, किसका, मतलब कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो कह रहा ऑप्शन ए विटामिन B6 मददगार होता है, कि ऑप्शन बी में कह रहा है विटामिन सी मददगार होता है, कि विटामिन B12 मददगार होता है, कि विटामिन ए मददगार होता है। मज्जा या कोलेजन के गठन में, इसके निर्माण में कौन मददगार होता है, तो हम लोग को याद रखना विटामिन सी। कौन, विटामिन सी इसके निर्माण में मददगार होता है, किसके, मज्जा के, ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये क्या करता है, ये मज्जा में क्या होता है, ये क्या करता है कि एक प्रकार की गोंद की तरह काम करता है, और कोशिकाओं को आपस में बांधे रखने में काफ़ी ये मदद करता है। ये मज्जा इसी का काम है। इसमें सबसे ज़्यादा इसके निर्माण में कौन महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों को याद रखना विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नाटी बॉय से बदल करके डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा GSLV, क्या है, GSLV जो हमारा है, इसका नाम इसरो ने बदल करके नाटी बॉय। पहले नाटी बॉय इसका नाम ये था क्योंकि ये कभी कभी अपने लक्ष्य पर सही से भेद नहीं पाता था, थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता था या सटीक नहीं बैठ पाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल सटीक हो गया। इसमें काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है और एकदम सटीकता पर यह काम करता है, इसीलिए GSLV को अब क्या कह रहा है, नाटी बॉय से इसका नाम बदल करके डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया गया, ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9वां है हम लोगों का, कह रहा है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मतलब किस दिन मनाया जाता है, तो हम लोगों को पता है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो हम लोग को देखना है 2024 में इसकी थीम क्या थी, मतलब इसका मुख्य विषय 2024 में क्या था। तो इसमें हम लोग को याद रखना 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था कि महिलाओं में निवेश करें, क्या करें। 2024 में बहुत पूछा जाता है मित्रों, इसलिए हम लोगों को याद रखना है
महिलाओं में निवेश करें। महिलाओं में निवेश करें, इसका मतलब क्या है? महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करिए। जब महिलाओं में निवेश करेंगे तो प्रगति में तेजी आएगी। क्या आएगी? प्रगति में तेजी आएगी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं, यही 2024 में महिला दिवस की थीम थी। ये हम लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? ये बहुत पूछा जाता है। हम लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में, कब? 1954 में प्रारंभ की गई। इसको याद करना हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कह रहा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक बताएं। मतलब भारत किस नंबर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो हम लोग को याद रखना है कि 2024 ये कह रहा है 2024 में भारत 85वें स्थान पर आ गया, 85 नंबर पर है। और इसमें से जितना कम रैंक होगी उतना अच्छा माना जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। तो भारत 85वें स्थान पर है, कब? 2024 में, ये हम लोगों को याद रखना है। और इसका मतलब हुआ कि 2024 में भारत की अगर क्रम देखा जाए 85 में है, और इसके अनुसार जिसमें से 62 देश ऐसे हैं, इस क्रम में हम लोगों को देखना है कि 62 देश ऐसे हैं जिसमें भारत के लोग वीजा फ्री यात्रा, मतलब अपने पासपोर्ट के आधार पर ही यात्रा कर सकते हैं। ये 2024 में है, रैंक 85 है। और यात्रा कितने देशों में कर सकते हैं? 62 में। और 2023 में ये हम लोग को याद रखना है कि रैंक थोड़ी सी अच्छी थी। अच्छी मतलब 2023 में ये भारत की रैंक पासपोर्ट के मामले में 80 थी। कितनी थी? 80 थी। अब कितनी हो गई? 85 हो गई है 2024 में। लेकिन उस समय थोड़े कई कंडीशन अलग अलग इसमें मानक होते हैं। केवल 57 देश में ही भारत के लोग वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे। तो ये हम लोगों को 24 वाला जरूर याद रखना है। 23 का भी हम लोगों को याद रखना है कि इसमें बदलाव कैसे हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि राज्य का प्रथम, कह रहा है कि राज्य मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का, यूपी का, हम लोग अपने राज्य का देख रहे हैं। राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में बनाया गया था, कि बनारस में बनाया गया था, कि कानपुर में बनाया गया था, फतेहपुर में बनाया गया था? तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये कानपुर नगर में बनाया गया था। कहाँ पर? कानपुर नगर में। जो नगर गंगा के किनारे है, जाहिर सी बात वहीं बनाया गया था। तो ये पहला हेरिटेज जोन, गंगा हेरिटेज जोन हम लोग कह सकते हैं, कहाँ पर बनाया गया था? कानपुर नगर में बनाया गया था, यूपी में ये पहला है। कब बनाया गया था ये हम लोगों को याद रखना है। तो हम लोगों को देखना है 1 जनवरी, कब ये है? 1 जनवरी 2011 में ये बनाया गया था। ये हम लोगों को याद रखना है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रथम हेरिटेज जोन है गंगा का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हम लोगों को पता है, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता? आहूत करना मतलब बुलाना होता है। क्या होता है? बुलाना। तो मतलब कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये हम लोग पढ़े हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बुलाते हैं, कि राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं, कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो बैठक आहूत करते हैं, जो बैठक बुलाते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अनुच्छेद किसके तहत? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118 के तहत। ये हम लोगों को ध्यान देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन होता है, कहां पर होता है? गाल्जी काय में होता है, कि कोशिका द्रव्य में होता है, कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, कि प्रोटोप्लाज्म में होता है? तो कह रहा है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहां पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के एक अणु पायरुवेट के 2 अणुओं में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन मतलब एबोलिशन, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त करना, पूर्ण रूप से समाप्त करना का, कह रहा पूर्ण रूप से समाप्त करने का
मतलब पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना अनुच्छेद 17। छुआछूत को पूर्ण रूप से समाप्त करने का किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 17 में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का कि कौन सा देश जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं, वेनेजुएला है कि ग्रीनलैंड है कि जमैका है कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में एक देश है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है इसके सभी ग्लेशियर पिघल गए, अब इसमें कोई ग्लेशियर नहीं हुआ। ग्लेशियर जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ी बर्फ का टुकड़ा होता है, और ये बर्फ का टुकड़ा ही होता है जिससे ग्लेशियर जैसे पहाड़ों पर मुख्य रूप से होते हैं, और इसी से होकर जैसे ग्लेशियर है इसी से होकर हमारे देश की जिस भी देश में रहता है वहाँ नदियाँ निकलती हैं। तो जब यहाँ का वेनेजुएला का एक देश है जहाँ के सभी ग्लेशियर पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, तो ये मित्रों ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है उस देश में नदियाँ, जब ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो नदी निकलेगी कहाँ से, और जब नदी नहीं निकलेगी तो पूरे देश में सूखा की स्थिति बन जाएगी, और ये पूरे देश को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकता है। तो ये जलवायु परिवर्तन का ये कुप्रभाव है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। ये केवल वेनेजुएला के लिए नहीं, धीरे धीरे सभी देशों में ये आ सकता है, तो इसलिए हम लोगों को अभी से भारत के मामले में सजग रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। वेनेजुएला की राजधानी हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आ जाए चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस, क्या है कराकस, ये हम लोगों को याद रखना है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ये हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माना जाता था। गुप्त काल में कौन मेन वैद्य था, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सौमिल थे, ऑप्शन बी सौनक, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी सुश्रुत। तो ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन चौथा इसमें है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना। गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए कौन बहुत फेमस थे, सुश्रुत। क्या थे, सुश्रुत, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये एक प्रकार के शल्य चिकित्सक थे, क्या थे, शल्य चिकित्सक थे, ये हम लोगों को ध्यान देना। कौन थे, शल्य चिकित्सक थे। शल्य का मतलब होता है जिसको हम लोग आजकल के समय में सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्जन। तो उस समय एक हिसाब से सर्जन वाला काम ये करते थे, तो ये गुप्त काल के काफी फेमस वैद्य थे, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को, जलवायु परिवर्तन, यहां पर हम लोगों को देखना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में विस्तार किया। मतलब ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार है जनता का, वो क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। और ये मौलिक अधिकार होगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो ये हम लोग को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चूंकि मौलिक अधिकार से है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत आएगा, कि अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत आएगा, या अनुच्छेद 31 और 32 के अंतर्गत आएगा, कि अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत आएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना जलवायु परिवर्तन किसके अंतर्गत आएगा, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत आएगा। 14 में हम लोगों को पता है समानता का अधिकार आता है, और 21 में जीवन का अधिकार, क्या है, जीवन के मामले में ये है। तो इसलिए 14 और 21 हम लोगों को याद रखना है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। ये एक रचना है मालगुडी डेज, किसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि आर के लक्ष्मण है, कि ऑप्शन बी में आर के नारायण है, ऑप्शन सी में शोभा डे है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को ध्यान देना है इसके लेखक कौन है, आर के नारायण, क्या है, आर के नारायण इसके लेखक है, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो मालगुडी है ये एक हिसाब से दक्षिण भारत का एक शहर है। ये एक जो इसमें इन्होंने लिखा है आर के नारायण जी ने, ये एक दक्षिण भारत के शहर है, एक आभासी शहर, मालगुडी नाम से एक आभासी शहर बनाया था, और उसी का वर्णन इन्होंने इसमें किया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों में कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक थे। मतलब किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक उस्ताद जाकिर हुसैन थे, बहुत फेमस है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये तबला के लिए, किसके, तबला के बहुत फेमस उस्ताद थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और 2002 में तबला का बहुत ज़्यादा फेमस, कहने का मतलब एक नाम है ये उस्ताद जाकिर हुसैन, और इसी को देखते हुए 2002 में इनको
पद्म भूषण प्रदान किया। क्या? पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये बहुत ही फेमस तबला वादक रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्व, मुक्त मतलब जिसको हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल में है। मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है, या ऑप्शन ए कह रहा है कि वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय है, कि डॉक्टर राम मनोहर मुक्त विश्वविद्यालय है, कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय है। तो कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय है? जो केवल एक ही है, और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो हम लोग को याद रखना है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये हम लोग को याद रखना है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं। क्या है? प्रयागराज में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग किया है? मतलब किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ये हम लोगों को याद रखना है, जो चंडीगढ़ का मामला था, चंडीगढ़ में काफ़ी फेमस मेयर के चुनाव में विवाद हो गया था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तहत। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, किस शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, किसका प्रयोग किया था? अनुच्छेद 144 का प्रयोग किया था, कि अनुच्छेद 152 का प्रयोग किया था, कि अनुच्छेद 124 का प्रयोग किया था, या हम लोगों को ध्यान देना है कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके क्या किया था कि निर्णय दे दिया था कि ये नहीं, अब ये जीते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कैंडिडेट जीता है वो आम आदमी पार्टी का जीता है। इसका आप पूरा मामला देख सकते हैं, बाद में हम लोग इस पर डिस्कस कर, आगे के वीडियो में हम लोग कर सकते हैं, या पीछे किया है इसका हम लोगों ने टेस्ट सीरीज हल करते समय, जो साल पेपर था पीछे का। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग मतलब इसमें हम लोग को देख लेना है कि अनुच्छेद जो 142 है, इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 42 में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? एक विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेषाधिकार है, और इस विशेषाधिकार का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में क्या कर सकता है? पूर्ण न्याय दे सकता है। क्या कर सकता है? पूर्ण न्याय दे सकता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इससे पहले पूर्ण न्याय या तो हम लोगों को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में किया, या तो इससे पहले अयोध्या मामले में, किसमें? अयोध्या की जो भूमि विवाद था, इस मामले में अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का कि कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार, धान्य नहीं मित्रों, ये धान होगा। क्या है? धान, चावल, पैडी है, जिसको हम लोग राइस भी कह सकते हैं। तो ये धान भंडार होगा। तो इसमें कह रहा आंध्र प्रदेश होगा, कि हरियाणा होगा, कि पंजाब होगा, कि तमिलनाडु। धान्य का मतलब होता है टोटल जो खाद्यान्न होता है, और इसमें केवल धान की बात की जा रही है, मतलब चावल की हम लोग अगर कहें तो केवल चावल के मामले में देखा जा रहा है। तो धान्य भंडार किसको कहा जाता था ऐतिहासिक रूप से? तो आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को हम लोगों को ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश बहुत पहले से ही धान के मामले में काफ़ी अग्रणी रहा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हालांकि प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को देखना है धान के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान हम लोगों को ध्यान देना पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का है। ये हम लोगों को ध्यान देना चावल के उत्पादन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उत्पन्न त्वरण के गुणनफल उस पर लगने वाले डाट के बराबर होता है। उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है? तो ये हम लोग को ध्यान देना। किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसा कि द्रव्यमान को हम लोग यम से इंडिकेट कर सकते हैं, और उस पर उत्पन्न त्वरण को ए से इंडिकेट किया जाता है। तो हम लोग को पता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है? एफ। मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है? बल होता है। जहाँ पर द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दिया जाए, वहाँ पर बल प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना। कक्षा 9 में ये काफ़ी पढ़ाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को
महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया, संरक्षण के नहीं कह सकते हैं, इसको सही कहा जाएगा आरक्षण। क्या है? आरक्षण। किस मतलब अनुच्छेद के, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में महिलाओं को, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो हम लोगों को याद रखना है 106वां संविधान, 106वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33%, कितना 33% का आरक्षण प्रदान किया गया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, सबसे लास्ट संविधान संशोधन हुआ, अभी इसके बाद में शायद कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों का, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी अवधि क्या थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है उसकी अवधि क्या थी? ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चूंकि हम लोगों को याद रखना है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, क्या थी? जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कहाँ से ली गई, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये पहले सोवियत संघ, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में रूस कह रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ से ली गई हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और चूंकि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये हम लोगों को याद रखना है कब चालू हुई, तो 1951 से लेकर के, क्या 1951 से लेकर के 56 तक पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये चालू हुई थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसके एक एक बार पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके निर्माता कौन थे, इसके जनक कौन थे? पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई इसको किसने बनाया था, किसने सलाह दी थी? तो एक हम लोग कह सकते हैं अर्थशास्त्री थे महालनोबिस। क्या है? महालनोबिस, ये नाम आपको याद करना है। महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है उसके जन्मदाता हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के जन्मदाता कौन है? तो महालनोबिस जी हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। एक अर्थशास्त्री थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो ये रूस से प्रभावित है, ये हम लोग को देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में नहीं मानी जाती है? लिटन के समय से कौन सी योजना है जो नहीं मानी जाती है? तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन मित्रों काफ़ी याद करने वाला हो गया है, 3-4 युद्ध आपको याद रखना है। तो इसमें फिलहाल अभी के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जो नए बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर याद है आपको ठीक है। इसमें कह रहा लिटन के समय में कौन सी के कार्यकाल में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो हम लोग को याद रखना बर्मा युद्ध। क्या है? बर्मा युद्ध जो था, वर्मा मतलब म्यांमार और अंग्रेजों का युद्ध, एंग्लो बर्मा इसको कहा जाता है। एंग्लो बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो ये हम लोग को याद रखना है। ये एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुए थे 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? जो 3 युद्ध हुए थे। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो लॉर्ड एमएस हर्स्ट के समय में हुआ था। क्या? एम हर्स्ट के समय में हुआ था। और जो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय पर हुआ था। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। और जो तीसरा हुआ था ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय में? डफरिन के समय में हुआ था। ये हम लोग को याद रखना। कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कई आयोग दिए गए हैं, समितियां दी गई हैं, इसमें से कौन कह रहा है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग नहीं है कि पंछी आयोग नहीं है कि राजा मन्नार आयोग या समिति नहीं है या कोठारी आयोग नहीं है? तो इसमें से हम लोगों को पता है मित्रों ये तीनों आयोग हैं, सरकारी आयोग और पंछी आयोग और राजमन्नार आयोग, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। और जो आपका कोठारी आयोग है, क्या है? कोठारी आयोग है, ये इनसे राज्य और केंद्र संबंध से नहीं संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और ये हम लोग को याद रखना है, ये 1964 में, कब? 1964 में इसी के द्वारा कोठारी आयोग के आधार पर ही 1964 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो लाई गई थी। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। और इसी में जो प्रणाली प्रेजेंट टाइम में हम लोग की जो पैटर्न शिक्षा का चल रहा है भारत में एजुकेशन, वो इसी पैटर्न पे चल रहा है कि 10+2+3 की प्रणाली 1964 में कोठारी आयोग की ही देन थी। ये हम लोग को ध्यान देना है। इस मामले में हम लोग को देखना है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो नई शिक्षा नीति चल रही है वो किसमें है? 53-34 मतलब 5+3+3+4 के पैटर्न पर अब नई शिक्षा नीति चल रही है। ये हम लोगों को याद रखना है। तो पूछा जा सकता है नई शिक्षा नीति में पैटर्न शिक्षा का कैसा है? तो हम लोग को याद रखना है
कि 5+3+3+4 मतलब इसको आप 53-34 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट का मित्रों इस प्रकार से ये हम लोगों का 30 क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज में था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका हम लोगों ने कर लिया है। अगर परीक्षा में हम लोग इतना ही तैयार करते रहे 30-30 क्वेश्चन पर डे, तो हम लोगों का बहुत एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा और निश्चित ही हम अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।